दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसा मर्डर मिस्ट्री केस लेकर आए हैं जिसके एंड तक आपको पता नहीं चलेगा कि असली खूनी है कौन। इस कहानी के सभी किरदार आपको बहुत ही ज्यादा नॉर्मल लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब कहानी आगे बढ़ती है तब उनके काले राज सामने आते हैं, जिससे कि ऐसा लगता है कि हर कोई मर्डर है। तो दोस्तों इतनी चालाकी से किसने और क्यों मर्डर किया? क्या डिटेक्टिव इस खूनी को पकड़कर इस केस को सुलझा पाएगा? यही देखेंगे हम आज की मर्डर मिस्ट्री कहानी में। इस कहानी के एंड में जो ट्विस्ट रिवील होता है उसे देखने के बाद आपके तो होश उड़ जाएंगे, इसीलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही साउथ की मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है विशाखापट्टनम के डंपिंग यार्ड से, जहां पर हम देखते हैं कि उस एरिया के बीचों बीच एक इंसान की पूरी तरीके से जली हुई बॉडी पड़ी हुई है और वो बॉडी पूरी तरीके से प्लास्टिक से कवर भी है। उसके सिर से लेकर पैर तक शरीर का एक एक हिस्सा पूरी तरीके से जला हुआ होता है। तभी वहां से गुजरने वाला एक आदमी ये सब कुछ देख लेता है और वो तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। कुछ ही देर के बाद वहां पर विक्टर नाम का एक पुलिस ऑफिसर आता है। पुलिस ऑफिसर विक्टर के बर्ताव से हमें ये पता चलता है कि ये कोई देशभक्त पुलिस ऑफिसर जैसा नहीं है। उसके अंदर बहुत ज्यादा ईगो है, उसके मन में जो भी आता है वो वही करता है। अब विक्टर उस आदमी को धमकाते हुए पूछता है कि तुमने इस आदमी का खून किया है ना? वो आदमी जवाब देता है, नहीं नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो इस बॉडी को यहाँ पर देखा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर तुरंत ही बुला लिया। मैंने किसी को मारा नहीं है, ये बॉडी यहीं पर ऐसे ही पड़ी हुई थी। फिर विक्टर उसे गुस्से से भरी नजरों से देखता है और वहां से आगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम हैदराबाद में रहने वाले एक कपल को देखते हैं, जिसमें हस्बैंड का नाम है आदित्य और उसकी वाइफ का नाम है शशिदा। इन दोनों की शादी हुए बस कुछ ही महीने हुए होते हैं और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अब यहाँ पर हम देख पाते हैं कि शशिदा आदि से ज्यादा बात नहीं करती और पूरा दिन किसी को बार बार कॉल करती रहती है, लेकिन सामने से कोई भी रिस्पांस नहीं आता, मतलब कि कोई भी फोन पिकअप नहीं करता। अब आदित्य उसके रोज रोज के ऐसे बर्ताव से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि शशिदा उसके बारे में कुछ बता ही नहीं रही थी कि वो किसके साथ बात करना चाहती है और वो किसको फोन कर रही है। लेकिन अब एक दिन हमेशा की तरह आदित्य अपने काम के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी पहली बार शशिदा उसको रोक कर कहती है कि मुझे तुमसे मदद चाहिए, करोगे क्या? लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम किसी भी हालत में मेरी मदद जरूर करोगे। अब अपने पत्नी के प्यार में पागल आदित्य बिना कुछ सोचे समझे हाँ कह देता है और जब शशिदा उससे डिमांड करती है तो फिर आदित्य के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि शशिदा आदित्य से कहती है कि मुझे एक आदमी को जान से मारने में तुम्हारी मदद चाहिए। अब ये सुनकर आदित्य तो शॉक में रह जाता है, लेकिन जैसा कि शशिदा ने उससे पहली बार कुछ मांगा था, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद करने के लिए हाँ कह देता है। खैर अब उसके बाद हम वापस से ऑफिसर विक्टर को देखते हैं, जो कि पुलिस स्टेशन में बैठकर इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। तभी वहां पर एक लेडी कांस्टेबल विक्टर को चाय देने के लिए आती है, लेकिन विक्टर उसको गंदी नजरों से देखने लगता है और इससे हमें पता चलता है कि विक्टर कितना घटिया आदमी है। वो पुलिस के नाम पर एक धब्बा है। उसके बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तब एक पुलिस ऑफिसर उस पोस्टमार्टम वाली डॉक्टर से खुद मिलने के लिए चला जाता है, ताकि वो ये जान सके कि आखिरकार ये आदमी कौन था और इसको किसने मारा। अब डॉक्टर पुलिस ऑफिसर से कहती है कि इस आदमी का पूरा शरीर जल चुका है, लेकिन फिर भी इसकी पहचान की जा सकती है। इस आदमी के मरने से कुछ समय पहले, यानी कि लगभग 1 महीने पहले, इसके पैर की सर्जरी हुई थी, जिसमें कि इसके पैरों में एक मेटल रॉड डलवाई गई है और उस मेटल रॉड पर एक यूनिक नंबर लिखा है और इसी से हमें पता चल सकता है कि इस आदमी ने ये मेटल रॉड किस हॉस्पिटल से लगवाई है। डॉक्टर पुलिस वालों से कहती है कि वहीं से आपको इस आदमी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद पुलिस ऑफिसर को उस आदमी की पहचान का पता चल जाता है और मरे हुए आदमी का नाम होता है माइकल, जिसकी सारी डिटेल्स के बारे में पुलिस ऑफिसर विक्टर के पास लेकर आ जाते हैं और विक्टर उन पुलिस ऑफिसर को माइकल की लास्ट कॉल को ट्रेस करने के लिए कहता है और इससे उन्हें दास नाम के एक माइकल के क्लोज फ्रेंड के बारे में पता चलता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं विक्टर दास से मिलने के लिए जाता है और वो दास से कहता है कि मैं तुम पर लगे हुए सारे केसेस को हटवा दूंगा, बस तुम्हें ये गुनाह कबूल करना होगा कि तुमने ही माइकल को मारा है। अब इस बात पर दास डरते हुए विक्टर से कहता है कि सर, मैंने माइकल का खून नहीं किया है, वो तो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था।
अब उसके बाद यहाँ पर हम आदित्य और शशिदा को देखते हैं, जो कि शशिदा के घर पर यानी कि विशाखापट्टनम में ही जा रहे होते हैं, क्योंकि शशिदा को जिस आदमी को मारना है वो विशाखापट्टनम में ही रहता है। अब रास्ते में जाते हुए आदित्य शशिदा से पूछता है कि आखिरकार वो आदमी कौन है जिसे हम मारने जा रहे हैं, उसके बारे में तो कुछ बताओ। इस पर शशिदा अपनी कहानी बताना शुरू करती है और ये कहानी 1 साल पीछे फ्लैशबैक में चली जाती है। जब शशिदा की शादी हुई थी उस समय एक दिन शशिदा शॉपिंग मॉल में कुछ सामान ले रही थी। तभी कुछ कंफ्यूजन की वजह से उसका मॉल में ही सूर्या नाम के एक लड़के से झगड़ा हो जाता है। उसके बाद जब शशिदा घर पर जाकर पिज्जा ऑर्डर करती है तो जो डिलीवरी बॉय पिज्जा लेकर आता है वो और कोई नहीं बल्कि सूर्या ही होता है, जिसकी वजह से फिर से इन दोनों में झगड़ा हो जाता है और फिर इन दोनों के बीच में धीरे धीरे ये लड़ाई बढ़ने ही लगती है। एक रात हम देखते हैं जब शशिदा अपने दोस्त नंदिनी के साथ घर पर आ रही होती है, तब नंदिनी का एक्स बॉयफ्रेंड माइकल उन दोनों को रास्ते में रोक लेता है। और दोस्तों ये वही माइकल है जिसके मर्डर केस को हम कहानी की शुरुआत से ही देख रहे हैं। माइकल नंदिनी को लेकर बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है, जिस वजह से वो नंदिनी के ब्रेकअप करने के बावजूद भी उसके पीछे पड़ा रहता है और बार बार वो उसको परेशान करता रहता है। उस रात भी माइकल उनके साथ कुछ ऐसा ही करने वाला था, इसलिए शशिदा और नंदिनी वहाँ से भागने लग जाते हैं। लेकिन माइकल उनका पीछा नहीं छोड़ता, वो उनके पीछे पीछे जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर सूर्या आ जाता है जो कि उसी रास्ते से कहीं गुजर रहा था और वो शशिदा को प्रॉब्लम में देखकर वहाँ पर रुक जाता है। सूर्या समझ जाता है कि माइकल उन दोनों को परेशान कर रहा है, इसीलिए वो माइकल को बुरी तरीके से मारने पीटने लगता है। उसके बाद वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स भी आ जाते हैं क्योंकि शशिदा ने कॉल करके उन्हें वहाँ पर बुला लिया था। अब यहाँ पर माइकल तो अरेस्ट हो जाता है, लेकिन इस वजह से माइकल और सूर्या के बीच दुश्मनी की शुरुआत हो जाती है। अब यहाँ पर सूर्या के साथ कुछ बुरा हुआ तो कुछ अच्छा भी होता है, क्योंकि इस वजह से शशिदा के मन में सूर्या के लिए अच्छी फीलिंग आने लगती है और धीरे धीरे उन दोनों में प्यार भी हो जाता है। अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, इसलिए कन्फेस कर लेते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करके लाइफ एक साथ बिताएंगे। लेकिन एक रात घर आते हुए शशिदा के पिताजी शशिदा और सूर्या को एक साथ देख लेते हैं, जिसके बाद उन्हें शशिदा के प्यार के बारे में पता चल जाता है और वो इसके सख्त खिलाफ होते हैं, क्योंकि सूर्या सिर्फ एक फूड डिलीवरी बॉय था और इस वजह से शशिदा के घर में उसको लेकर बहुत ज्यादा झगड़े होने लगते हैं। शशिदा अपनी भाभी लक्ष्मी से कहती है कि भाभी आप निखिल भैया को मेरे और सूर्या की शादी के लिए मना लीजिए प्लीज। अब यहाँ पर निखिल शशिदा का बड़ा भाई होता है और वो लक्ष्मी की बातों को सुनने के बाद भी शशिदा और सूर्या की शादी के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए फाइनली शशिदा घर से भागने का फैसला करती है और वो रेलवे स्टेशन पहुंचकर सूर्या को कॉल करती है। बट अनफॉर्चुनेटली सूर्या उस दिन शशिदा का एक भी कॉल रिसीव नहीं करता। फिर उसकी कुछ देर बाद में शशिदा को सूर्या का एक मैसेज आता है। वो कहता है कि अगर हम लोग ऐसे ही भागकर शादी कर लेंगे तो तुम्हारे पिताजी की जायदाद में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा और बिना उस जायदाद के तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। अब ये बात सुनकर शशिदा का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि सूर्या उसके साथ ऐसा कर सकता है। अब इन सभी चीजों से शशिदा के पिताजी को हार्ट अटैक आ जाता है और वो शशिदा से कहते हैं कि बेटी अगर तुम शादी कर लोगी तो मैं खुशी खुशी ठीक हो जाऊंगा। और इसी वजह से शशिदा ने आदित्य से शादी कर ली थी, लेकिन अभी भी वो सूर्या को भुला नहीं पाई है और इसीलिए वो उसके साथ बदला लेना चाहती है। यहाँ दूसरी तरफ हम विक्टर को देखते हैं जो कि रात में पुलिस स्टेशन जा रहा होता है, जहाँ रास्ते के बीच उसे एक कपल नजर आता है और फिर वो अपनी आदतों से गिरा हुआ विक्टर उस कपल को परेशान करते हुए उस लड़के को वहां से भगा देता है। फिर वो उस लड़की के साथ बदतमीजी करने लगता है और ये सब कुछ बाकी के पुलिस ऑफिसर्स भी वहां पर देख रहे थे, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहते। अब उसके बाद विक्टर वहां से अपने घर के लिए जाता है, जहां अपने घर के पास पहुंचते ही उसे ऐसा एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अब इससे पहले कि विक्टर कुछ कर पाता, मास्क पहना हुआ वो आदमी चाकू लेकर विक्टर के पास आता है और बड़े ही तेजी से उसके ऊपर एक से एक वार करता है। वो बहुत ज्यादा वार करके विक्टर को मार डालता है। अब उसके अगले सीन में हम आदित्य और शशिदा को देखते हैं जो कि शशिदा के घर पर पहुंच चुके हैं और फिर सूर्या को ढूंढने के काम में भी लग जाते हैं। वो सूर्या के बारे में शहर के लगभग हर एक फूड डिलीवरी वाले से पूछताछ करते हैं, लेकिन उन्हें सूर्या के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। जिसके बाद उन्हें एक डिलीवरी बॉय से पता चलता है कि सूर्या बहुत दिनों से लापता है और उसका क्या हुआ उसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं। इसीलिए शशिदा सूर्या के मिसिंग होने के पोस्टर हर जगह पर लगा देती है
और रामकृष्ण नाम के एक डिटेक्टिव को भी हायर कर लेती है ताकि वो सूर्या के बारे में जल्दी से जल्दी पता कर सके। उसके बाद हम रामकृष्ण को देखते हैं जो कि इस केस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। सबसे पहले वो सूर्या के अंकल से मिलने के लिए जाता है जो उस वक्त पर सूर्या के साथ ही फूड डिलीवरी का काम करते थे। रामकृष्ण बड़े ही मुश्किल से सूर्या के अंकल को ढूंढता है और उनसे बात करने के बाद पता चलता है कि उस दिन सूर्या अपने घर से रेलवे स्टेशन के लिए निकला तो था और उसने अपना सभी सामान भी पैक कर लिया था। वो शशिदा से मिलने के लिए स्टेशन के लिए निकल भी गया था, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ ये किसी को पता नहीं। अब यहाँ पर ये जानने के बाद कि सूर्या शशिदा के साथ भागने के लिए तैयार था तो रामकृष्ण इस नतीजे पर पहुंचता है कि तो फिर वो मैसेज शशिदा को सूर्या ने किया ही नहीं होगा, वो मैसेज किसी और ने किया होगा, क्योंकि सूर्या तो शशिदा के साथ जिंदगी बिताना चाहता था तो वो इस तरह का मैसेज क्यों ही करेगा। यानी कि सूर्या के फोन से वो मैसेज किसी और ने ही सेंड किया होगा और वही है जिसने सूर्या को भी गायब किया है। उसके बाद रामकृष्ण ये जानने की कोशिश करता है कि सूर्या के पीछे कौन कौन पड़ा था, जिसमें कि सबसे पहला नाम आता है निखिल का जो कि शशिदा का बड़ा भाई है। असल में उस वक्त पर एक दिन निखिल और सूर्या का झगड़ा हुआ था जिसमें शशिदा के भाई निखिल ने सूर्या से ये कहा था कि अगर तुमने मेरी बहन का पीछा नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो दोस्तों इसलिए हो सकता है कि सूर्या को निखिल ने ही गायब किया हो। उसके बाद अब रामकृष्ण को आदित्य के ऊपर भी शक होने लगता है क्योंकि जब उसे आदित्य के दोस्त से ये पता चलता है कि आदित्य शशिदा को शादी से पहले ही जानता था। उसने शशिदा को एक दिन रोड पर देखा था और तब से वो उसके प्यार में पड़ चुका था। लेकिन जब आदित्य को पता चला कि शशिदा तो सूर्य नाम के एक लड़के से प्यार करती है तो आदित्य इस बात को सहन नहीं कर पाया होगा और वो खुद को ही चोट पहुंचाने लग गया था, जो कि ये बताता है कि आदित्य शशिदा को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस था। इतना ज्यादा सीरियस कि वो सूर्या को मार भी सकता है ताकि सूर्य नाम का कांटा उसके रास्ते से हट जाए और उसकी शशिदा से अच्छी तरीके से शादी हो सके। खैर अब डिटेक्टिव रामकृष्ण बस इस तरह से सोच रहा होता है कि ये सभी लोग सूर्य के साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं। अब उसके बाद रामकृष्ण शशिदा को बताता है कि आदित्य शादी से पहले ही तुम्हें जानता था और तुमसे प्यार करने लगा था। दोस्तों यहाँ पर शशिदा को ये बात पहली बार पता चलती है कि आदित्य उसको शादी से पहले जानता था। अब यहाँ पर रामकृष्ण को पता चलता है कि माइकल की मौत हो चुकी है तो वो सोचने लगता है कि शायद सूर्य के गायब होने के पीछे और माइकल की मौत का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। रामकृष्ण इसके बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे से कोई आकर उसके मुंह के ऊपर प्लास्टिक डालकर उसे मारने की कोशिश करता है। तभी कुछ लोग वहां से गुजर रहे होते हैं और वो रामकृष्ण के पास आ जाते हैं, इसलिए वो आदमी रामकृष्ण को मार नहीं पाता और वहां से भाग जाता है। अब इस घटना से डिटेक्टिव रामकृष्ण को ये बात समझ में आ जाती है कि उसके ऊपर कोई नजर रख रहा है। अगले दिन रामकृष्ण उस पुलिस ऑफिसर के पास जाता है जिसने माइकल के मर्डर को कवर किया था। फिर वहां से रामकृष्ण को दास के बारे में पता चलता है तो वह दास से मिलने के लिए जाता है। वो उससे पूछता है कि माइकल की मौत कैसे और कब हुई थी। अब यहाँ पर दास रामकृष्ण से कहता है कि माइकल को सूर्या नहीं मारा था और ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था। अब ये सुनते ही डिटेक्टिव रामकृष्ण को दास की बातें झूठी लगने लगती है क्योंकि जब दास ये बात बोल रहा होता है तब उसके हाथ पांव कांप रहे होते हैं, जिसे रामकृष्ण नोटिस कर लेता है। फिर वो सोचने लगता है कि आखिरकार ये दास झूठ क्यों बोल रहा है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। अब उसके बाद दास के फोन को ट्रेस किया जाता है क्योंकि माइकल के मर्डर वाले दिन दास कहाँ पर था ये बात पता करने के लिए। दास का नंबर ट्रेस करने के बाद ये बात पता चलती है कि माइकल के मर्डर वाले दिन दास माइकल के साथ नहीं था, यानी कि दास सचमुच में झूठ बोल रहा था। उसके बाद रामकृष्ण पुलिस ऑफिसर की मदद से दास को पकड़ लेता है और उसे मार पीट कर पूछता है कि आखिरकार तुमने झूठ क्यों बोला था, सच क्या है बताओ। और दोस्तों अब आता है इस कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट जिसके बारे में आपने 1% भी सोचा नहीं होगा। अब यहाँ पर दास अपनी गलती मानता है कि मैंने झूठ बोला था और वो ये भी बताता है कि मुझे झूठ बोलने के लिए विक्टर साहब ने ही कहा था, जिसके बाद दास बताता है कि माइकल ने ही सूर्या को गायब किया था। जी हाँ दोस्तों, और उसे टॉर्चर करने के लिए उसे कहीं जगह पर बंद करके रखा हुआ है और माइकल ये उस दिन किया था जिस दिन सूर्या शशिदा से मिलने के लिए जा रहा था और उसी रात माइकल और सूर्या का झगड़ा भी हो गया था। ये सब बातें माइकल ने ही दास को बताई थी, लेकिन उसने दास से ये भी कहा था कि ये सब कुछ मैं अपने मर्जी से नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सूर्या को टॉर्चर करने के लिए मुझे पैसे मिल रहे हैं क्योंकि ये काम मैं किसी और के कहने पर कर रहा हूँ। लेकिन उस समय माइकल ने दास को उसका नाम नहीं बताया था कि वो किसके कहने पर सूर्या को टॉर्चर कर रहा है। लेकिन दोस्तों इतनी इन्फॉर्मेशन रामकृष्ण के लिए काफी थी।
खूनी का पता लगाने के लिए। ये पता लगाने के लिए कि माइकल का मर्डर किसने किया होगा। रामाकृष्ण यहाँ से पता कर लेता है कि माइकल के फोन पर किस नंबर से ज्यादा कॉल आए थे, और वो नंबर निकलता है शशिदा के भाई निखिल का। तो दोस्तों, अगर आप डिटेक्टिव रामाकृष्ण के जगह पर होते तो आपके हिसाब से कौन मर्डरर होता? शशिदा का भाई निखिल या फिर उसका पति आदित्य, वो दास या फिर नंदिनी? आपको कौन मर्डरर लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब रामाकृष्ण अपने शक के बुनियाद पर निखिल को कॉल करता है, पर सामने से कॉल निखिल नहीं बल्कि उसकी पत्नी लक्ष्मी उठाती है और रामाकृष्ण से कहती है कि निखिल तो घर पर नहीं है। फिर रामाकृष्ण लक्ष्मी को उससे मिलने आने के लिए कहता है। वो कहता है कि मुझे तुमसे ही निखिल के बारे में कुछ बात करनी है। फिर लक्ष्मी रामाकृष्ण से मिलने के लिए आती है और रामाकृष्ण लक्ष्मी से कहता है कि तुम्हारा पति निखिल तो मर्डर करने वालों में से नहीं है। मैं सोच रहा हूँ क्या तुम मर्डर कर सकती हो? और दोस्तों, ये बात सुनकर लक्ष्मी के चेहरे का तो रंग ही उड़ जाता है। वो रामाकृष्ण से कहने लगती है कि ये कैसी बातें कर रहे हो आप, मैं मर्डर कैसे कर सकती हूँ? और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सभी मर्डर और उसकी प्लानिंग लक्ष्मी ने ही की है। अब दोस्तों, लक्ष्मी ने ऐसा क्यों किया ये समझने के लिए हमें उसके बचपन में जाना होगा, जहाँ पर हम देखते हैं वो अनाथ आश्रम में होती है, जहाँ पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, जिसमें वो बिना कुछ सोचे समझे किसी को भी चोट पहुंचा देती थी। समझे कि वो एक तरह की साइकोपैथ थी। और फिर निखिल से शादी करने के बाद वो वैसी ही थी। और असल में माइकल को लक्ष्मी ने ही सूर्या को टॉर्चर करने के लिए कहा था, क्योंकि जब लक्ष्मी के पति निखिल का और सूर्या का झगड़ा हुआ था तो ये बात लक्ष्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी कि उसके पति निखिल की कोई ऐसी बेइज्जती करे। इसलिए लक्ष्मी ने माइकल के जरिए सूर्या को गायब करवाया और उसको टॉर्चर भी किया। लेकिन यही प्लान लक्ष्मी पर उल्टा पड़ गया, क्योंकि अब माइकल ने ही लक्ष्मी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। फिर वो उससे बहुत ज्यादा पैसे मांगने लगा और इसीलिए लक्ष्मी ने माइकल को जलाकर मार डाला। यहाँ तक कि लक्ष्मी ने उस पुलिस ऑफिसर विक्टर का भी खून कर दिया था, और वो इसीलिए क्योंकि ऑफिसर विक्टर लक्ष्मी को अपने साथ एक रात बिताने के लिए कह रहा था, और अगर वो ऐसा करती तो वो माइकल के केस को बंद कर देता और फिर लक्ष्मी पर किसी का भी शक नहीं जाता। और इसी वजह से ऑफिसर विक्टर ने दास को झूठ बोलने के लिए कहा था, जिसमें दास ने ये कहा था कि उसने सूर्या को माइकल का मर्डर करते हुए देखा था, और अगर ये साबित हो जाता तो ये केस क्लोज हो जाता। लेकिन लक्ष्मी ने विक्टर को ऐसा कुछ भी नहीं करने दिया और उसे मार दिया। और रही बात रामकृष्ण की कि उसके ऊपर किसने हमला किया था, तो वो और कोई नहीं बल्कि लक्ष्मी थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं रामकृष्ण इस केस को सॉल्व करके उसे पकड़ ना ले। लेकिन रामकृष्ण को लक्ष्मी के ऊपर शक हुआ था जब उसे ये बात पता चली कि निखिल के पास 2 सिम है, जिसमें से एक सिम लक्ष्मी यूज करती है, और उसी सिम से माइकल को कई बार कॉल आए थे। अब लक्ष्मी यहाँ पर खुद को पूरी तरीके से एक्सपोज होता हुआ देखकर रामकृष्ण को मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इससे पहले कि रामकृष्ण खुद को बचा लेता है। उसके बाद वहाँ पर पुलिस आकर लक्ष्मी को अरेस्ट कर लेती है, जिन्हें डिटेक्टिव रामकृष्ण ने ही कॉल करके सब कुछ सच बता दिया था। अब उसके बाद रामकृष्ण और शशिदा ये दोनों मिलकर सूर्या को ढूंढने लगते हैं, और माइकल ने जिस जगह पर सूर्या को कैद करके रखा था वहाँ पर इन लोगों को सूर्या मिल जाता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। फिर उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और सूर्या की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो जाती है, जिसके बाद आदित्य भी सूर्या और शशिदा के प्यार को समझ जाता है और फिर शशिदा से कहता है कि तुम अपने प्यार के साथ खुश रहना। और इतना कहकर आदित्य शशिदा की जिंदगी से चला जाता है, और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये मर्डर मिस्ट्री आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।